हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी टिपलेट। जो हमने जीके की वीडियो सीरीज शुरू की हुई है उसका आज हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। बड़े ही बेहतरीन जीके के क्वेश्चन हैं, नेशनल जीके से ये संबंधित है और हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन हैं। बड़े ही ज़बरदस्त इस वीडियो को रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोगों के द्वारा ये जो वीडियोस शेयर की जा रही हैं आपके अपने रिलेटिव्स को, जितने भी आपके लिंक में आपके दोस्त हैं या जितने भी आपके लिंक में आपके मेट्स हैं और जितने भी सहयोगी हैं, सभी इन वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को मेरिट में स्थान मिलना सुनिश्चित किया जाता है। आज न जाने कितने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं विभिन्न कॉरपोरेशंस और निगम्स तथा डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो आप लोग उन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। जितना ज़्यादा आप लोगों के पास ज्ञान होगा उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम आप टॉप करेंगे और टॉप करने के बाद ही आप लोगों को अचीवमेंट प्राप्त होती है। आप अपने मन माफिक जो आपकी जॉब है वो कर पाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो के बेहतरीन क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम एक एक करके 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में आपको 30 से आगे यानी कि 31वें क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम थे। तो यहाँ बताया गया है कि 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस, राष्ट्रीय जो कांग्रेस रही है उसके अनुरोध पर। तो उनमें से आपको बताना है जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो यहाँ पर दोनों नाम दिए हुए हैं तो आप समझ गए होंगे इनका संबंध कहाँ तक कांग्रेस से आप जोड़ करके देख सकते हैं। जब कांग्रेस इस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन करने की बात कहती है 1938 में, तो यहाँ हम बात करेंगे डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था वो आपको 4 ऑप्शन में बताना है। सिराजुद्दौला कौन थे? ये पश्चिम बंगाल के नवाब थे और जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे दीवानी हासिल करने की कोशिश की तो बंगाल में ही अंग्रेजों ने सबसे पहले युद्ध लड़े थे। तो हम देखते हैं क्या वो कारण थे जिससे सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से की थी। तो क्या की थी? शायद वो संधि है। तो ऑप्शन में देखते हैं तो ये संधि ही है। तो इनमें देखते हैं क्या क्या था। ऑप्शन 1 है अलीनगर की संधि, ऑप्शन 2 है बीजापुर की संधि और ऑप्शन 3 है मगध की संधि, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि की थी, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सती प्रथा का निषेध किया गया था। ये एक बड़ी ही भयंकर प्रथा थी जो कि बड़ी बुरी तरह से हमारे समाज में फैली हुई थी। इस प्रथा में क्या होता था डियर स्टूडेंट, जब किसी महिला का पति मर जाता था
तो उसकी चिता के साथ ही वह महिला भी, जो उसकी पत्नी होती थी, वो सती हो जाती थी। तो आप देखिए, मरे हुए इंसान को जलाते हैं तो उस जलने वाली बॉडी को तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जो बाहर खड़े होते हैं उसके प्रियजन, उनको कुछ ना कुछ दर्द जरूर होता है। तो ऐसे में बाहर खड़े प्रियजन को जब दर्द फील होता है तो उस चिता में बैठे जीते जागते शरीर को कितना दर्द होता होगा। तो यहाँ पर ये प्रथा प्रचलित थी, और ये प्रथा क्यों प्रचलित थी इसका अपना ही एक कारण है। ये किसी के द्वारा शुरू तो नहीं की गई थी, लेकिन ये अपने आप ही शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है कि जब हमारे प्राचीन समाज में किसी महिला का जब पति मर जाता था तो उसके साथ एक अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। वो महिला किसी मांगलिक कार्य में शामिल नहीं हो सकती थी, या फिर वो खुशियां नहीं मना सकती थी, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती थी, त्योहारों में शामिल नहीं हो सकती थी, वो किसी सार्वजनिक स्थान से सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने वाली वस्तु को हाथ नहीं लगा सकती थी। ऐसे कुछ कष्ट होते थे। फिर उसके बाद उसको बासी खाना खाने के लिए या फिर घर का बचा हुआ खाना ही दिया जाता था। तो इस बदतर जिंदगी को जीने से अच्छा उन महिलाओं ने सती होना ही अच्छा समझा था। तो यहाँ पूछा गया है, सती प्रथा का निषेध किया था। तो किसने किया था ये हमें बताना है। ऑप्शन एक है 1809 में, ऑप्शन बी है यहाँ पर 1829 में, ऑप्शन सी है 1929 में, और डी ऑप्शन है 1947 में। तो आप यहाँ अपना आंसर समझ गए होंगे क्या हो सकता है। इस प्रथा के समाप्त होने का जो सीधा सीधा संबंध है राजा राम मोहन राय के समय और उस समय के मौजूद अंग्रेज गवर्नर जनरल तथा अन्य हमारे समाज सुधारक जो थे उनसे सीधा सीधा संबंध है। तो ये जो हुई है, ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। 1829 में इस प्रथा को निषेध किया गया था कि अब 1829 के बाद कोई भी महिला अपने पति की चिता के साथ नहीं जलेगी। और जब उसने प्रश्न किया महिला ने कि अगर हम नहीं मरेंगे तो फिर हम जीते जी मर जाएंगे, तब उनके लिए एक के बाद एक कई कानून लाए गए, उनको शिक्षा किया गया, सहयोग किया गया, फिर उनको पुनर्विवाह की आज़ादी दी गई, विधवा विवाह जिसे कहते हैं उसकी आज़ादी दी गई, फिर उनको रंगीन कपड़े पहनने की छूट दी गई, उनको मांगलिक कार्यों में बैठने की छूट दी गई। तो बहुत से अच्छे कार्य किए गए जिससे ये प्रथा समाप्त होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट कहाँ है और किस किस के मध्य हुआ था, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए और बड़ा ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गांधी और मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी है गांधी और क्रिप्स, ऑप्शन सी है अंबेडकर और मैकडोनाल्ड, फिर ऑप्शन डी है अंबेडकर और गांधी। तो यहाँ पर पूना समझौता की बात कही गई है और इसका आंसर है ऑप्शन डी अंबेडकर और गांधी। तो पूना एक बहुत ही प्रचलित ये मैटर रहा है। इसमें एक तरफ गांधी जी होते हैं, दूसरी तरफ हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी होते हैं, और उस समय पूरी तरह से भीमराव अंबेडकर जी हैवी थे इस मैटर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये पूना समझौता होता है। तो बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, आप लोगों के ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का गठन आपको पता है 1885 में होता है मुंबई में, और 1917 में अधिवेशन किया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इस कलकत्ता अधिवेशन में जो कि 1917 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है। ऑप्शन एक है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है
लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर है वो है एनी बेसेंट। 1916-17 में जब इन्होंने किसकी स्थापना की थी आपको पता है, हमने पहले भी आपको बताया है, पहले जो वीडियो है उनमें भी आपको बताया था कि होम रूल लीग से जुड़ी हुई थी ये एनी बेसेंट। फिर बाद में तिलक जी ने और इन्होंने मिलकर के होम रूल आंदोलन को खूब चलाया था और फिर उसके बाद इनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। तो यही उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए कितने अच्छे से लिखा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। ये एक पुस्तक थी और उसमें ये छपा, ये एक लेख था और ये केवल एक लेख मात्र नहीं था, ये एक अलर्ट था इंडियंस जितने भी हमारे देश के लोग थे उनके लिए। क्या अलर्ट था ये और ये कौन लेकर के आते हैं, ये दादा भाई नौरोजी जो थे वो इस पंक्ति को बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनका कहना था कि जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों की गरीबी का कारण थे। जो भारत का धन था ब्रिटिश लोग उस धन को अपने देश यानी कि इंग्लैंड में ट्रांसफर कर रहे हैं और भोले भाले जो इंडियन लोग थे वो इस विषय में जानते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश कि ये जो मंशा थी, जो भारतीयों की धन दौलत है, खनिज भंडार है, वो ट्रांसफर कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, तो उसको जानकर और लोगों के सामने उजागर करने का काम किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, दादा भाई नौरोजी हम पहले ही बोल चुके हैं, आपको आंसर मिल गया होगा। तो सी राजगोपालाचारी, फिर है जवाहरलाल नेहरू, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिर है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना था। तो भारतीय जो अखबार थे, हमारे जितने क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने अपने तरह से कई अखबार चलाए हुए थे, जैसे कि केसरी है, गजट नाम से थे। तो बहुत से अखबार उस समय चल रहे थे जिससे भारतीय जो ग्रामीण लोग थे, जो जनसंख्या निवास करती थी, तो वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए इन क्रांतिकारियों ने प्रेस का सहारा लिया था। तो भारतीय भाषाओं के अखबारों को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था और जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये कौन लेकर के आता है, ये ब्रिटिश सरकार लेकर के आती है। और वो कब लेकर के आए थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1878 में, ऑप्शन बी है 1896 में, ऑप्शन सी है 1901 में और ऑप्शन डी है 1905 में। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना चाहिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विषय में पूछा गया है और वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है यही हमारे भारतीय अखबारों की जो लैंग्वेज थी, भारतीय भाषाओं, उनको रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम का कूट चुनिए। तो यहाँ पर जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चला था अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो किस क्रम में चला था, आपको ये सारे जो आंदोलन है उनको अरेंज करके बताना है कि भाई कौन सा जो कूट है वो सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो बताया गया है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है दूसरा होम रूल आंदोलन और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है यहाँ पर असहयोग आंदोलन।
तो आप लोगों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक साथ 4-4 आंदोलन दिमाग में सेट करने का मौका मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो बताया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये कब चलता है तो आपको पता होगा कि ये जो आंदोलन है दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1930। तो ये हम यहाँ आपको बता देते हैं 1930। फिर इसके बाद दूसरा जो आंदोलन है होम रूल आंदोलन जिसे कहते हैं, ये 1916 हम यहाँ लिख देते हैं। एनी बेसेंट और फिर बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ आंदोलन है ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में शुरू होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसमें आएगा ब्रिटिश क्विट इंडिया जो मूवमेंट है ये 1942 में शुरू होता है। और फिर उसके बाद यहाँ बताया है फोर्थ ऑप्शन में वो है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 2 पारियों में चलता है। तो हम लास्ट यहाँ देखते हैं तो 1922 होता है और फिर हम 21-22 इसको मान के चले तो आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए अब कैसे हम इसको कूट को मिलाएंगे। तो पहले नंबर पर है हमारा होम रूल आंदोलन 1916। तो ऑप्शन 2 पहले किस में है और बी ऑप्शन में 2 पहले है। तो यहाँ सीधा सा हमारा आंसर यही बन गया है क्योंकि 2 जो ऑप्शन है वो केवल 1 में ही है। फिर भी हम देखते हैं इसके बाद जो फोर्थ है तो देखिए यही असहयोग आंदोलन जो 21-22 का, तो यहाँ पर फोर्थ आ गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1 नंबर यहाँ है। और फिर इसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 3 नंबर सबसे लास्ट में है। तो इसीलिए 2, 4, 1, 3 ये वाला कूट यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसने कहा है कि कौन सा जो युग्म है या जोड़ा है मेल नहीं खाता है। तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है सॉन्ड्रेस हत्या। तो सॉन्ड्रेस हत्याकांड जो होता है वो 1928 बताया है। और बी ऑप्शन है जनरल डायर हत्याकांड 1932 बताया है। और सी ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 बताया है। और डी ऑप्शन है काकोरी कांड, ये 1927 बताया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आपका आंसर कौन सा रहेगा ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ जो सॉन्ड्रेस हत्याकांड बताया है 1928 ये बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। जब साइमन कमीशन के आने पर साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय मारे जाते हैं और उन पर जो लाठियां भांजी गई थी उसका ऑर्डर सॉन्ड्रेस ने दिया था। तो सॉन्ड्रेस को ही मारा था भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा। तो 1928 में ये कांड हुआ था, ये मैच करता है। फिर जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके ये रिस्पॉन्सिबल थे। और फिर यहाँ पर जो जनरल डायर को मारा जाता है वो 1932 में, ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मैच कर रहा है। फिर सी ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र कांड और 1908 बताया है। तो अलीपुर जो कि उत्तर प्रदेश का अलीपुर है वहाँ पर षड्यंत्र रचे गए थे। तो इस कांड में भी ये मैच कर रहा है, 1908 से ही संबंधित है। फिर काकोरी कांड है, काकोरी एक ग्रामीण क्षेत्र में ये एक घटना घटी थी जिसमें क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों से धन लूटा गया था। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने बड़ी मात्रा में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये इससे पहले की घटना है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी आने के बाद फिर ये दूसरे आंदोलन मूवमेंट जो हैं
अहिंसावादी जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA, तो इसका गठन किसने किया था वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है। ऑप्शन 1 है वीडी सावरकर, और ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, और ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। तो इनमें से डियर स्टूडेंट आपका आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो INA की बात करें कि इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करें तो उसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ब्रिटिश का विरोध करते थे वो। और यहाँ पर देखिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात कही गई है तो इनमें से कौन करता है? यहाँ हम वीडी सावरकर की बात करें तो अभिनव जो भारत सभा थी और अनुशीलन समिति, यहाँ इनसे संबंध रहा है। और अगर हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात करते हैं तो उसका संबंध चंद्रशेखर आजाद से है। भगत सिंह से हम बात करते हैं तो इनकलाब को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू रखते थे। और रास बिहारी बोस की बात करें तो आजाद हिंद फौज का संबंध इनसे है। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इनको आप चूके नहीं, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा कौन से सत्र में की थी? तो किस स्तर में कांग्रेस ने यह घोषणा की थी बतानी है। इस स्तर की खास बात क्या है वो ये है कि कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ था इसमें बाप तो एक सदस्य थे और बेटा उसका अध्यक्ष था। तो मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस का ये अधिवेशन होता है लाहौर में, और लाहौर के इस अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके अध्यक्ष थे, तथा मोतीलाल नेहरू जो इनके पिता थे वो केवल एक सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ही संपूर्ण स्वराज के विषय में कहा गया था सबसे पहले। तो वो कौन सा स्तर था ये बताना है। ऑप्शन ए है कलकत्ता 1928, ऑप्शन बी है इलाहाबाद 1930, ऑप्शन सी है लाहौर 1929, तो लाहौर आ गया है 1929, ऑप्शन डी है पटना 1932। तो आपको जैसे कि पता चल ही गया होगा ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो यहाँ पर एक जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को जानने को मिलेगा कि भारत की जो पहली राजधानी थी वो जो राजधानी हमारी आज़ादी से पहले हुई है, तो वो जो हमारी पहली राजधानी हुई है अंग्रेजों के समय में, तो वो कोलकाता थी। और कोलकाता से दिल्ली होती है, लेकिन कोलकाता से और दिल्ली के बीच एक और राजधानी बनती है, वो केवल 1 दिन की बनती है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को बताना है हमें उस राजधानी का नाम। कौन सा शहर हमारे देश का 1 दिन के लिए जो प्रशासनिक नगर था वो बना था, यानी कि राजधानी बना था, ये आपको बताना है। कोलकाता से दिल्ली बनाने से पहले 1 दिन का हमारा जो राजनीतिक जिसे बोलते हैं राजधानी बनाया गया था, वो शहर कौन सा था आजादी के तुरंत बाद। तो ये आपको देखना है। तो देखिए कोलकाता हमारी पहली राजधानी थी और यहां से दिल्ली को कब स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1910 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1914 में, ऑप्शन डी है 1913 में। तो यहां हम आपको बताएंगे कि ये राजधानी 1911 में स्थानांतरित होती है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए।
तो निम्नलिखित घटनाएं दी गई हैं, एक के बाद एक यहाँ पर 3, और उन पर ध्यान क्या देना है, उनको क्रम से लगाना है। तो देखिए नीचे कूट दिए गए हैं, वो आपको पहचानने हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हमने पहले सॉल्व किया है 1930। फिर उसके बाद है यहाँ पर नंबर 2 नेहरू रिपोर्ट आती है, और फिर उसके बाद नंबर 3 पे है कम्युनल अवार्ड है। तो ये कम्युनल अवार्ड क्या था, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि भाई जो सांप्रदायिक जो थे, जो क्षेत्रीय, जो अलग से लोगों को चुना जाता था और उनको अवार्ड दिया जाता था उनके कार्य क्षेत्र के हिसाब से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल भी ढीले में न ले। तो देखिए जो पूछा है, इन घटनाओं का सही कालक्रम है। तो यहाँ पूछा है कि इन घटनाओं में से सही कालक्रम कौन सा है, वो आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले, यहाँ तो 1930 की बात है, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ये जो है ये 1930 से पहले की घटना है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही होगा, और आप देख लीजिए 2 किस किस में है, यहाँ है और डी में है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर दूसरा पॉइंट रहेगा। अब हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। कम्युनल अवार्ड आते हैं, ये बाद में आते हैं, और ये जब क्रांतिकारी गतिविधियां हो जाती हैं और क्षेत्रीय आधार पर बड़े बड़े संगठन बन जाते हैं, उसके बाद ये कम्युनल जो अवार्ड है ये आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्ट करने के लिए पंचायती राज का अग्रणी किसे कहा गया था। तो ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन, आपको पता है, पंचायत ही होता है, और इसको प्रविष्ट करने के लिए पंचायती राज का अग्रणी किसे कहा गया था पूछा है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्थानीय स्वशासन है इसका संबंध पंचायती राज से रहता है। तो आप देखें इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे हेस्टिंग्स नहीं होंगे, ये बहुत स्टार्टिंग में थे। बेंटिक है, ये भी नहीं होंगे। फिर कैनिंग है, ये भी नहीं होंगे, ये 1857 के आसपास के हैं। तो रिपन है, उसके बाद फिर ये इसके आंसर रहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन को लाया गया था, पंचायती राज का इनको अग्रणी माना जाता है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ पर, आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। जो नीचे कूट दिया हुआ है आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आपने देख लिया होगा, जो ये बातें या संगठन और संस्थापक बताए गए हैं, ऊपर पहली वाली सूची में संगठन है और दूसरी सूची में उनके संस्थापक है। इनका मिलान करना है। अखिल भारतीय हरिजन संघ, फिर है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, फिर है खुदाई खिदमतगार और ब्रह्म समाज। अब यहाँ हम देखें संस्थापक में खान अब्दुल गफार खां, फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर है दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी। तो यहाँ आपका जो मेल हो रहा है वो आप जान सकते हैं कि किसका किससे मेल हो रहा है। तो ए का जो मेल है वो यहाँ हम देखेंगे तो ये 5 से हो रहा है। अखिल भारतीय हरिजन संघ
कहा है, तो महात्मा गांधी इसमें शामिल हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को, तो यहाँ पर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं। तो जो चौथे नंबर पर है, इसका यहाँ पर मेल हो रहा है और वो है यहाँ 4 नंबर, और इसको हम कहेंगे बी। अब अगर हम देखें तीसरा, तो यहाँ हम देखेंगे जो ये तीसरा है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध खान अब्दुल गफार खान से है। खुदाई खिदमतगार इसे नाम से इन्होंने जो है इसे स्थापित किया था। बहुत ही जबरदस्त ये पर्सन है। फिर हम देखते हैं ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज जो है वो आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित है, और राजा राम मोहन राय 2 नंबर पे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको मेल किया है। तो पहले में आप देखें 5वां है, और फिर चौथा है, फिर उसके बाद पहला है, और फिर दूसरा है। ठीक यही ऑप्शन हमें देखना होगा। 5वां ए ऑप्शन में ही है इसका, और फिर डी ऑप्शन में है। तो इन 2 के बीच में फाइट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, चौथा, और फिर यहाँ है तीसरा। तो डी स्टूडेंट क्लियर हो चुका है। आपका ऑप्शन ए इसका आंसर रहने वाला है। फिर देखिए पहला, तो हमने आपको बताया पहला है तीसरे नंबर पर, और डी का है दूसरा, ये डी है तो इसका है दूसरा। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संपादक कौन था? तो यहाँ कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब भारत अपनी आज़ादी के लिए संग्राम लड़ रहा था, यानी कि क्रांति कर रहा था, तो उस समय केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? केसरी क्या है? ये केसरी एक अखबार निकाला गया था उन दिनों में, बड़ा ही क्रांतिकारी ये अखबार था। विभिन्न घटनाओं के विषय में इसमें चर्चाएं की जाती थी, देशवासियों को जोश दिलाया जाता था। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कौन है इन 4 में से जिन्होंने जो संग्राम चल रहा था स्वतंत्रता का, उस समय ये केसरी नामक अखबार स्थापित भी किया और उसको छापा भी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसका आंसर, और वो है ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक थे वो जिन्होंने केसरी नामक जो पत्रिका भी है और अखबार उस समय, तो इसका संपादन किया था। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम देखते हैं क्या कह रहा है। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? इसने कहा है कि महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, और ये दांडी मार्च क्यों किया था, यहाँ पर आपको मैं कुछ ऐतिहासिक बातें, घटनाएं बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इस पूरी घटना को समझने में और याद रखने में मदद मिल सके। तो दांडी मार्च का संबंध था नमक कानून से। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया था, और आम व्यक्ति या हर कोई व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था। इस कानून को काला कानून कहा था महात्मा गांधी ने, और इसके खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने क्रांति की तरह ही एक मार्च निकाला था, और इस मार्च को निकाल करके उन्होंने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। सबसे पहले महात्मा गांधी जी जो इरविन थे उस समय, लॉर्ड इरविन, उनको 11 मांग लिख करके एक पत्र भेजते हैं, और 11 मार्च तक का ही उनको टाइम दिया जाता है। फिर लॉर्ड इरविन एक भी मांग को मानने से मना कर देते हैं। तो महात्मा गांधी जी 12 मार्च को निकल पड़ते हैं कहाँ के लिए, दांडी के लिए, और वहाँ पर जाकर के वो
नमक बनाते हैं और कानून को तोड़ते हैं। तो ये इस क्वेश्चन की भूमिका है। तो देखते हैं कब ये जो दांडी मार्च था ये प्रारंभ पूछा है, इसने अंत नहीं पूछा है, ये ध्यान रखें। ऑप्शन 1 है मार्च 1930 में, ऑप्शन बी है जून 1930 में, ऑप्शन सी है अगस्त 1930 में, ऑप्शन डी है सितंबर 1930 में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वो जो मांग पत्र दिया था, जो 11 मांगे थी उसमें, तो 11 मार्च का उसमें टाइम दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 11 मार्च का टाइम दिया था, तो मार्च 1930 में ये शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? तो जन गण मन ये कहाँ लिखा गया और कहाँ पर ये छपा और कहाँ से लिया गया और कब सबसे पहले इसको गाया गया था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 है 1947 दिल्ली में, ऑप्शन बी है 1950 दिल्ली में, ऑप्शन सी है 1931 कोलकाता में, ऑप्शन डी है 1911 कलकत्ता में। तो देखिए ये जो हमारा जनगण मन है, गीतांजलि नामक जो पुस्तक लिखी थी, आपको पता है किसने लिखी थी? और जिसने भी ये गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिख करके भेजना है और फिर हम आपका नाम हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो कौन थे जिन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक को लिखा था? और यहीं से ही जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान जिसे हम बोलते हैं, नेशनल एंथम जिसे बोलते हैं, ये लिया गया है। और इसको सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था, ये हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, 1911 कलकत्ता में जन गण मन सबसे पहले गाया गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही आसान और बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, पंजाब का शेर कहा गया है। तो पंजाब का शेर किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन बी है महाराजा रंजीत सिंह को, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय को और ऑप्शन डी है शहीद भगत सिंह को। तो हमारे कुछ ऐसे युवा जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, शहीद भगत सिंह जी के भी क्रांतिकारी थे और इन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हंसते हंसते वो फांसी पर झूल जाते हैं। तो उनसे प्रेरित तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना भी न हो कि हर क्वेश्चन का जवाब आप उन्हीं का ही नाम सोचते रहें। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री को बड़े ही अच्छे से पढ़ना है और किसी भी आप ऐसी घटना, दुर्घटना या फिर किसी क्रांतिकारी के विषय में पढ़ते हैं या फिर आप समाज सुधार आंदोलन के विषय में पढ़ते हैं, तो उसमें इतना न डूबे कि प्रेजेंट में नुकसान उठा बैठे। तो ये आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा गया है। तो यहाँ पर जो भगत सिंह की अगर हम बात करें तो शहीदे आजम के नाम से इनको जाना जाता है। शहीदे आजम हैं और इनका कोई भी ऋण नहीं उतार सकता। इन्होंने जो अपने देश के लिए किया है, हम सत सत नमन करते हैं इनके बलिदान को, इनकी शहादत को। और इनका नाम लेकर के जो हमारे युवाओं को अपनी विचारधारा के अनुसार आक्रोशित बनाना चाहते हैं, उनको जोशीला बनाना चाहते हैं, उनको गर्म करना चाहते हैं यूज करने के लिए, अपने पॉलिटिकल मैटर के लिए, अपने हथकंडे जो भी वो अपनाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी ऐसी जो भड़काऊ वाली वीडियोस हैं जो आप यूट्यूब और फेसबुक या सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहें। आप लोग इन शहीदों का ऋण नहीं चुका सकते, मैं भी इन शहीदों का ऋण नहीं चुका सकता। और अनंत काल तक जब जब इस पृथ्वी पर जो भी मानव होगा वो भी इन शहीदों का
ऋण नहीं चुका सकता जो भारत के हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, हम न तो किसी से पीछे की घटनाओं के हिसाब से वापस लें और न ही हम पीछे की घटनाओं के हिसाब से किसी को ज़्यादा दें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप वही कंडीशन आज बदलना चाहेंगे तो जिससे लेकर और जिसको दे रहे हैं, तो आप जरा सोचिए, जिससे लिया उसका क्या हुआ, शोषण हुआ, और जिसको दिया उसको क्या हुआ, उसको फ्री में मिल गया। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही सोचना है कि योग्यता आगे हो, योग्यता से मिले, और जो प्लान होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से वो चले। लेकिन ऐसा ना हो कि पहले की कोई बात हो और उसको लेकर के आज हम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? एक ऐसा कैरेक्टर है था हमारे बीच में जो बहुत ही सुरीली आवाज थी, जिसकी उसे कोकिला भी कहा जाता था। तो आप देखिए इन चार ऑप्शन में कौन है वो। ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो माय डियर स्टूडेंट, गदर पार्टी का गठन होता है, एक ऐसा ये संगठन था जिसने विदेश में अपना स्वरूप प्राप्त किया, विदेश में इसका जन्म हुआ। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका क्षेत्र है वहां पर, अमेरिका देश में फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय बना था। और मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, इसका गठन किया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को आप समझे, गदर पार्टी का नेता कौन था? केवल नेता पूछा, उसमें बहुत सारे शामिल थे, भकना जी थे। इसमें आप अगर पढ़ेंगे गदर पार्टी के नाम से तो बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। और 9th क्लास की जो हिस्ट्री है प्रेजेंट में, उसका चैप्टर नंबर 4 इसके विषय में बहुत ही अच्छे से जानकारी दे रहा है। तो आप एक बार उसको जरूर पढ़ें। और हमने भी वीडियो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की अपलोड की हुई है। पूरे चैप्टर को आप अच्छे से सुन सकते हैं। बड़ा ही जबरदस्त जीके का भंडार है ये चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है बी.डी. सावरकर। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि इसकी स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह ने की थी। और जो लाला हरदयाल हैं वो यहाँ पर सेक्रेटरी इसके रहे हैं। तो लाला हरदयाल इसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन महिलाओं में से बताना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्षा यानी कि महिला अध्यक्ष रही हैं। तो वो कौन थी ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नेली सेन गुप्ता, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो डियर स्टूडेंट, 22 नंबर क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। और इससे पहले के जो हमने पहला पार्ट वीडियो को प्रोवाइड करवाया है उसमें 15 क्वेश्चन थे और बड़े ही ज्ञानप्रद वो क्वेश्चन थे। हम यहाँ उसी की ही इस सीरीज में हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के विषय में। और इसकी शुरुआत पंजाब में हुई थी और 9th क्लास की हिस्ट्री से ही संबंधित ये पर्सन है। बहुत ही जबरदस्त जीके का भंडार है।
हमारी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 9th क्लास में तो जबरदस्त है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 है सर सैयद अहमद, ऑप्शन 2 है यहाँ पर एस खुदा बख्श, और ऑप्शन 3 है बदरुद्दीन तेबजी, और ऑप्शन डी है मिर्जा गुलाम अहमद। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद। पंजाब में अहमदिया आंदोलन को शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ भगत सिंह से संबंधित फिर से एक क्वेश्चन आया है, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि फांसी दी गई थी, और कारण यहाँ पूछा गया है कि भगत सिंह को निम्न में से किस कारण से फांसी दी गई थी। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं एक भूमिका बना करके बताना चाहूँगा। उससे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वंदे मातरम आंदोलन में भाग लेने के कारण, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग की घटना में भाग लेने के कारण, ऑप्शन सी है कलकत्ता षड्यंत्र में भाग लेने के कारण, और ऑप्शन डी है जनरल जो सैंडर्स थे उनकी हत्या के करने के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर तो हम बताएंगे ही, लेकिन बता देते हैं ये जो फांसी है इसका संबंध जो साइमन कमीशन था उसके आंदोलन से है। अब आप कहेंगे साइमन कमीशन से आंदोलन से किस प्रकार से संबंधित है भगत सिंह की फांसी? उसमें तो भगत सिंह थे ही नहीं। बिल्कुल, उस आंदोलन के समय जब ये साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे कि साइमन कमीशन भारत में आ रहा था, तो उस आंदोलन में जो घटना घटी थी उस घटना की वजह से भगत सिंह आक्रोशित हो गए थे। उस आंदोलन में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भगत सिंह बहुत ही ज़्यादा करीब थे, दिल से करीब थे, उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, अपना आइडल मानते थे। और वो व्यक्ति जो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए आम जनता को पीछे रखते हैं और खुद अंग्रेजों के सिपाहियों के सामने जाकर के खड़े होते हैं और जोर जोर से नारे लगाते हैं साइमन कमीशन गो बैक। फिर अंग्रेज सरकार ऑर्डर दे देते हैं उस समय जो अफसर थे सिपाहियों को, और सिपाही जाकर के फिर भीड़ पर लाठी डंडों से प्रहार करते हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो लाठियां खाने वाले थे, जो डंडे पड़े थे, वो हमारे शेरे पंजाब थे लाला लाजपत राय। उनके ऊपर एक के बाद एक डंडे पड़ते रहे और वो एक ही बात कहते रहे, साइमन कमीशन गो बैक। इस तरह से लहूलुहान होने के बाद जब उनको अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उनको इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये खबर जैसे ही आग की तरह फैलती है तो भगत सिंह आक्रोशित हो जाते हैं और वो एक तिलमिला जाते हैं ना, मतलब जैसे कि एक दीपक की लो है वो फड़फड़ाने लगती है, इस तरह से तिलमिला उठे और उन्होंने प्रण लिया कि हम लाला जी की हत्या का बदला जरूर लेंगे। इसी के तहत उन्होंने उस व्यक्ति को मार डाला था और जिसकी वजह से भगत सिंह को अरेस्ट किया जाता है। और इस हत्याकांड के दौरान इनके साथ और भी इनके साथी थे, जिनमें से 2 और साथी जिसे हम जानते हैं कि इनके साथ फांसी दी गई थी, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, और बाकी के जो थे वो फरार थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, आप जानते ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस घटना की वजह से ही जो है उनको फांसी होती है। और वो घटना कौन सी थी तो उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि किसने ऑर्डर दिया था साइमन कमीशन आंदोलन के गो बैक के आंदोलन के दौरान। तो वो जो अंग्रेज अधिकारी था वो था जनरल सैंडर्स। तो जनरल सैंडर्स की हत्या करने के कारण
भगत सिंह और उनके अन्य साथियों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। तो दिल्ली चलो, पूर्व की ओर चलो, ये किसने कहा, और वेदों की ओर लौटो, ये कुछ नारे होते हैं, एक दो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। और आप अभी स्टडी करते समय अगर 80% नारे याद कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दिल्ली चलो का नारा है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है इंडियन नेशनल आर्मी से, ऑप्शन बी है नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसने ही ये नारा दिया था दिल्ली चलो। और ये आर्मी का जो संगठनकर्ता थे वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने बहुत से लोगों को आह्वान किया, उनको संगठित किया और एक आर्मी का गठन किया ताकि आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया जा सके। दिल्ली चलो भी उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उन्होंने ही कहा। और जय हिंद का जो नारा था वो भी इन्होंने ही दिया था। सल्यूट करते हुए इन्होंने तिरंगे को जय हिंद का नारा दिया था। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था। तो एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो कब हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध, ये आप लोगों को पता है। और इसके बाद अपने आप को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था। तो वो बताना है कौन सा वो देश था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है। तो वो देश देखते हैं। ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन बी है बर्मा, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। तो पूछा गया है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित होती है। क्यों होती है, उसमें क्या होता है? तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए है हड़ताल के आयोजन के लिए, ऑप्शन बी है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, ऑप्शन सी है रोलेट एक्ट अधिनियम का प्रतिवाद करने के लिए, और ऑप्शन डी है स्वराज्य की मांग करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। इसमें आपका जो आंसर रहने वाला है कि जो लोकप्रिय उनके उस समय के नेता थे उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज सरकार कर रही थी, उसके विरोध में जलियांवाला बाग का जो मैदान था वहां पर एक सभा की जा रही थी 13 अप्रैल 1919 को, और उस पर जनरल डायर के आदेशों के अनुसार अंधाधुंध फायरिंग करवा दी जाती है। बड़ा ही फेमस ये इंसिडेंट आप समझते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? अब गांधी का अगर नाम आता है तो आपको एक ऑप्शन महात्मा गांधी तो मिलेगा ही, और शायद महात्मा गांधी न लिखे तो मोहनदास करमचंद गांधी मिलेगा। तो वहां आप गलती कर सकते हैं क्योंकि एक नाम और भी मिलेगा, और वो हम आपको ऑप्शन में बताते हैं। ऑप्शन ए है खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन बी है रेड शर्ट्स, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफार खान, और ऑप्शन डी है लियाकत अली खां। तो यहाँ गांधी तो किसी के पीछे लगा ही नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर खान अब्दुल गफार खां हैं, ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो प्रोटेस्ट करने की, आंदोलन करने की जो रणनीतियां थी वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी
की रणनीति से मैच करती थी और ठीक उन्हीं की तरह वो लीड करते थे, जनसभाओं में जाते थे। तो इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको रत्न भी मिले हैं काफ़ी, जो हमारे देश के तरफ इनाम दिए जाते हैं या कोई स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं, तो इनका नाम बहुत ही आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। INA का गठन हुआ था। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा है INA क्या है। ये INA इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसके विषय में पूछा गया है और इसका गठन पूछा है और गठन भी कहाँ हुआ है ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन किया किसने था। तो इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस इसका गठन करते हैं। कहाँ करते हैं वो देखते हैं। ऑप्शन ए है जापान में, बी है बर्मा में, सी है मलाया में और डी है सिंगापुर में। तो ये जो सिंगापुर है यहाँ पर INA का गठन सुभाष चंद्र बोस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछा है। हमने आपको इससे पहले जो वीडियो में बताया है कि भाई पहली जो महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो कौन रही है अध्यक्ष, तो वो आपको बताया था। तो यहाँ पर संस्थापक पूछा है। ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है AO ह्यूम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी AO ह्यूम। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। भारत में काफ़ी वर्षों से रहते हुए भारतीयों के साथ हो रही ज्यादतियों को देखकर उनके लिए कुछ करना चाहते थे। शायद इसीलिए इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद भारत में ही रुकना मंजूर किया और यहाँ पर रहते हुए इन्होंने एक समान विचारधारा रखने वाले लोगों का समूह तैयार किया और उसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों के द्वारा इस वीडियो को सराहा जा रहा है। बहुत से कमेंट इस क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस में मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल के लिंक को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चैनल का प्रोत्साहन मिलेगा और जोश और वृद्धि होगी। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग एक एक वीडियो को पढ़ते जाएं, समझते जाएं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन वाली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।